Hello guys, good evening. Good morning guys, good morning. आपको गुड इवनिंग. सो लास्ट लेक्चर कहाँ तक हुआ था अपना डिस्कशन? कैन यू टेल मी? रेडबर्ग से करना था, राइट? ओके ग्रेट. ओके, रेडबर्ग इक्वेशन से करते हैं, ठीक है. देखो, रेडबर्ग इक्वेशन में आपको पता है कि लेट्स से मेरे पास ऐसे लेवल्स है. ओके, बहुत ही इजी इक्वेशन है और ऑलरेडी आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, लेकिन हम डिस्कशन करते हैं. मान लेते हैं एक फोटोन आया. ओके, तो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी लिया और ऊपर वाले एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया. लेट्स से यहाँ पहुंच गया. ओके, फिर जब इलेक्ट्रॉन वापस आना चाहता है तो इलेक्ट्रॉन वापस इस स्टेट में आएगा तो एक फोटोन को इमिट करेगा, राइट? करेक्ट. सो जब वो एनर्जी लेता है वो किससे लेता है? फोटोन से लेता है और वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है. लेकिन व्हेन वो नीचे आना चाहता है, वापस आना चाहता है, वो क्या करता है? एक फोटोन को इमिट करता है. फोटोन लेता है ऊपर जाते समय और नीचे आते समय फोटोन को इमिट करता है. सो इन दोनों केस में जो एनर्जी डिफरेंस है वो दोनों कैसा है? सेम की डिफरेंट है? अगर वो सेम लेवल से सेम लेवल पे जंप करता है, लेट्स से इसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये क्या आ गया, सॉरी है, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है एन. छोटा छोटा लेवल, ये बड़ा लेवल है, लेट्स से इसका एन बड़ा है. ओके, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ? एनर्जी टेकन बाय इलेक्ट्रॉन इन ट्रांजिशन फ्रॉम एन छोटा, लाइक कम वाला लेवल, टू एन बड़ा लेवल, इज इक्वल्स टू एनर्जी गिवन बाय इलेक्ट्रॉन इन ट्रांजिशन फ्रॉम एन बड़ा टू एन छोटा. बोलो, लिख सकते हैं ऐसा? ओके. अब देखो गाइस, ये जो फोटोन का एनर्जी होता है इसके बारे में हमने स्टार्टिंग में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ही स्टडी किया है. फोटोन का एनर्जी क्या है? फोटोन का एनर्जी होता है एच बाय लैम्डा. क्या होता है? एनर्जी ऑफ द फोटोन इज इक्वल, इन फैक्ट इक्वेटेड विद एनर्जी ऑफ द फोटोन रिलीज्ड. एनर्जी ऑफ फोटोन रिलीज्ड, और यू कैन से एनर्जी ऑफ द फोटोन एब्जॉर्ब्ड. ओके, सो इन तीनों को मैं इक्वेट कर सकता हूँ, इनफैक्ट चारों को इक्वेट कर सकता हूँ. अब जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो क्या है बेटा? वो है एच सी बाय लैम्डा. वो किसके बराबर होनी चाहिए? एनर्जी ऑफ द बड़ा लेवल माइनस एनर्जी ऑफ द छोटा लेवल, दोनों लेवल के एनर्जी का डिफरेंस. ऊपर जैसे जैसे जा रहा है एनर्जी बढ़ती जा रही है, उसमें मैं लिख रहा हूँ एनर्जी ऑफ बिगर लेवल अपॉन एनर्जी ऑफ द स्मॉलर लेवल. What is the formula for energy? It is minus 13.6 z square by n square. This is the general equation. Okay. In fact, if I want to change the Hc by lambda equation into the electron volt equation, it becomes 12,400 divided by lambda in angstrom electron volt, which is equals to minus 13.6 बड़े लेवल का एनर्जी minus 13.6 z square divided by n बड़ा स्क्वायर minus minus 13.6 z square upon n छोटा स्क्वायर. बराबर है क्या? इज दैट क्लियर? अब इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या आता है? व्हेन वी सिंप्लीफाई दिस वी गेट 1 बाय लैम्डा इन मीटर इक्वल्स आर जेड स्क्वायर 1 बाय एन छोटा स्क्वायर माइनस 1 बाय एन बड़ा स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे ये आर क्या होता है गाइस? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? आर इज कॉल्ड एज रेडबर्ग कांस्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ आर इज 1.09 into 10 to the power 7 मीटर इनवर्स. पता है सबको? या फिर अप्रोक्सीमेटली इसको आप 1.1 इंटू 10 पावर 7 भी लिख सकते हो. दिस इज योर रेडबर्ग इक्वेशन. ओके बेटा?
Redberg equation. Okay, we can copy. Yeah, Komal, I'm waiting only. कोमल मैं वेट ही कर रहा हूँ बेटा, लिखो, करो शुरू लिखना। No, Komal, no. Write it down. I'll wait for some time and then I'll proceed. हो गया सबका? अब बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। 1 मिनट बाकी है, चलो ठीक है, लिखो लिखो। ओके, काफी सारे आंसर्स मिल रहे हैं। 1 मिनट। तो आई गॉट आंसर, स्वयं से मिला कि ग्राउंड टू इंफिनिटी जाने में जो एनर्जी लगती है वो होती है आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, कुछ बच्चा तुहिन कह रहे हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है। इफ यू वांट टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट, क्या है यश का क्या डाउट है, इफ वी वांट टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ ऑल डिफरेंट वेवलेंथ इन द ट्रांजिशन वी हैव टू डू इट इंडिविजुअली। ऑब्वियसली बेटा, हमें 2 लेवल पता होनी चाहिए, तब तुम कर सकते हो, वेवलेंथ निकाल सकते हो। ओके गाइस, काफी लोग ये कह रहे हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी मतलब ग्राउंड से इंफिनिटी लेके जाने के लिए एनर्जी है। देखो भाई, गलत तो कुछ है नहीं इसमें, लेकिन एकदम एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं है। देखो, आयनाइजेशन एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड ना, देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये लेवल्स है। अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में, सी दिस इज अ ग्राउंड स्टेट, लेट्स से दिस इज n equals to 1 level, and that's why the energy will be minus 13.6 z square for a hydrogen like atom. For hydrogen atom it will be minus 13.6. अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अगर होगा और यहां से तुम्हें इंफिनिटी लेके जाना होगा, तो डेफिनेटली जितनी एनर्जी आपको यहां से इंफिनिटी लेके जाने के लिए लगती है उसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन आपका ग्राउंड स्टेट में हो। किसने बोला? ये कंपलसरी है क्या? इज दैट अ कंस्ट्रेंट? नो, इट्स नॉट अ कंस्ट्रेंट। समझा क्या सबको? सो व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? आयनाइजेशन एनर्जी लिखो, मेरे साथ साथ लिखो। आयनाइजेशन एनर्जी, इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड to take electron from given state to n equals to infinity, or we can say remove electron, एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहां की बात करें अपन, आयनाइजेशन एनर्जी इस लेवल के लिए क्या होगी? इंफिनिटी की एनर्जी ज्यादा होती है, ई इनफाइनाइट माइनस ई ऑफ अ ग्राउंड स्टेट।
So E of infinite is 0, E of a ground state is negative 13.6 z square. So it becomes how much better? It becomes minus plus 13.6 z square. So whatever the state you are in, you just have to make the energy of that particular state positive. For example, उसने क्वेश्चन में दिया कि आप ग्राउंड स्टेट में नहीं हो, आप कहाँ हो? थर्ड स्टेट में हो. मतलब थर्ड स्टेट इज नथिंग बट सेकंड एक्साइटेड स्टेट. n equals to 3 मतलब second excited state. Can you tell me what is the ionization energy for that? Can you tell me? अगर आप n equals to 3 में हो तो what is answer ऋतुजा? मैंने याद करने के लिए बोला है ऋतुजा. I want exact answer. I told you to remember the level का energy. पहला वाला तो -13.6 था. 1.51 इज अ करेक्ट आंसर. बहुत बढ़िया. तो आप ये याद करोगे ना तो क्वेश्चन बड़े आसान लगने लग जाएंगे. ठीक है ना? आपको ज्यादा झमेला नहीं रहेगा. एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा. ठीक है. सो अब आयनाइजेशन एनर्जी तो हमने समझ ली है. इसी के साथ साथ हम समझ लेते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल. गाइस एनर्जी मिलती कहां से? आपको एनर्जी मिलती कहां से है? फोटोन से मिलती है. राइट. सो एनर्जी जैसे कि आप सर्किट में एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहते हो, कैसे प्रोड्यूस करोगे? फोटोन अगर प्रोड्यूस करना चाहते हो तो क्या आप बैटरी का यूज कर सकते हो? यानी यूज अ बैटरी फॉर दैट. हमने ये चीज सीखी है क्या? अरे बोलो, सीखा है कि नहीं? इवैक्यूएटेड चेम्बर होता है, उसमें अगर तुम सफिशिएंट वोल्टेज लगा दो तो रिक्वायर्ड एनर्जी प्रोड्यूस होती है. राइट. सो आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब ये जो आपने एनर्जी निकाली है इसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल, कितना पोटेंशियल देने पे इतनी एनर्जी आती है. तो कितना पोटेंशियल देना पड़ेगा? 13.6 z square volts. Is that clear? Whatever the energy is required, उसका वोल्टेज अगर हम बताएं तो हमें आयनाइजेशन पोटेंशियल मिल जाता है. सी एनर्जी का फॉर्मूला चार्ज इनटू पोटेंशियल होता है. तो इलेक्ट्रॉन को इतना पोटेंशियल से भगाए तो मिल जाएगा क्या? अरे आयनाइजेशन पोटेंशियल का मीनिंग समझ में आया सबको? इतने वोल्ट की बैटरी लगाए तो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी. वेरी सिंपल. दैट इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन पोटेंशियल. इसके अलावा और एक टर्मिनोलॉजी है एक्साइटेशन एनर्जी. क्या होगा इसका मीनिंग? energy required to excite the electron from the given state to the excited state. Let's say आप n equals to 1 से n equals to 3 लेके जा रहे हो. So what is excitation energy? और second excitation energy भी इसको कहते हैं. Second excitation energy. Okay, let me write it again. Second excitation energy. क्या होगा इसका वैल्यू बेटा? क्या गैप है? पहला गैप था 10.2, दूसरा गैप क्या था? 12.75 था आई गेस, और 85. 12.75 की 85 गाइस चेक करो. 12.1 वालों रॉन्ग हो तुम. 12.1 कैसे होगा? 12.75 गैप था इस लेवल से इस लेवल के बीच का. 12.75 z स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज योर सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी. ओके, इज योर सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी. तो बताओ इसके करस्पॉन्डिंग अगर आपको किसी ने पोटेंशियल पूछ लिया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल? टेल मी. एक मिनट. मैसेज सबको जा रहे क्या? जस्ट अ मिनट, आई विल चेक. आई विल चेक. ओके, अब ठीक है. ओके, so what is second excitation potential? Now tell me. Tell me what is second excitation potential? फटाफट. आंसर नहीं मिल रहा है मुझे अभी भी. सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी अगर 12.75 z स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल? वेरी गुड, 12.75 z स्क्वायर वोल्ट. बहुत बढ़िया सर. ओके,
कोई मुझे थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी बता सकता है? थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी। अरे सेकंड वाज या, सॉरी, हमने गलती किया रे। सेकंड वाज 12.1, बराबर बोली है। 12.1 ही था, सॉरी, थर्ड था हमारा 12.75। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, हमने थर्ड का लिख दिया। ओके, एनीवेज यू गॉट इट राइट, यू गॉट द कंसेप्ट, एवरीबॉडी गॉट द कंसेप्ट। चलो फटाफट छापो। कोमल, देख बेटा, बेसिकली फंडा ये है कि यहां से यहां अगर तुझे जाना है, तुझे 10.2 चाहिए। तुझे यहां से यहां जाना है, तुझे 12.1 चाहिए। और तुझे यहां से यहां जाना है तो तुझे 12.85 चाहिए। ठीक है बेटा। 7.5 में 60 और ये होगा तुम्हारा 85, तो हाँ 7। यस सोहम। पोटेंशियल लिखा तो ओल्ट, एनर्जी लिखा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, नो सोहम नो। समर। ओके गाइस, डन डन विद दिस स्लाइड। ऋषिकेश लिख लो बेटा। ओके, अदर स्टूडेंट्स किसी का पेंडिंग है? श्रेया, दिस इज सेकंड पेज। डन राइटिंग बेटा, आगे बढ़ो। ग्रेट। ओके, सो अब अपन समझते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन, है ना। लाइमन बाल्मर पैटर्न ब्रैकेट ट्रीटमेंट ऑलरेडी आपको पता है, इसलिए मैं ज्यादा इसमें लिखवाऊंगा कुछ नहीं, पता है ना सबको, बस डिस्कशन करेंगे। ओके, लेट्स डिस्कस देम। लेट्स से ये वाला n इक्वल्स टू 1 लेवल है, दिस वन इज n इक्वल्स टू 2, 3 एंड सो ऑन। ओके, सबसे पहले तो हम यहां से यहां जंप करवाते हैं। अगर हम यहां से यहां जंप करवाए तो इस ट्रांजिशन को क्या बोलेंगे बेटा? बोलो, क्या बोलेंगे? n इक्वल्स टू 2 से n इक्वल्स टू 1 होने वाले जंप को जो लाइन मिलती है, या फिर n इक्वल्स टू 3 टू n इक्वल्स टू 1 में जो लाइन मिलती है, या फिर हायर लेवल से जो लाइनें मिलती है, इनको क्या कहा जाता है? लाइमन, लाइमन सीरीज। सेकंड स्टेट में अगर हमें लाइनें मिलती है तो बाल्मर। थर्ड में मिलती है तो पाश्चन, वेरी गुड। फोर्थ में मिले तो ब्रैकेट, वेरी गुड। एंड 5 में मिले तो पी फाइव, बहुत बढ़िया।
ओके, नाउ मुझे ये बता दो कि कौन सा किस रीजन में लाई करता है। सबसे पहले तो ये बता दो कि बाल्मर किस रीजन में आता है आपका, विजिबल। ये तीनों के तीनों किस रीजन में आते हैं? नो, नॉट यूवी, नॉट यूवी गाइस, इट कम्स अंडर इंफ्रारेड, आईआर में आते हैं। लाइमन किस में आता है? ये आता है अल्ट्रावायलेट। क्या बाल्मर के सारे विजिबल में आते हैं? नहीं, बाल्मर के सारे विजिबल में नहीं आते हैं, कुछ कुछ विजिबल में आते हैं, ठीक है, बाकी सारे इंफ्रारेड में चले जाते हैं। तो गाइस ये ध्यान में रखना आप, ठीक है। अब इसमें और क्या डिस्कशन होता है, मुझे बताओ, अगर आपको लैम्बडा मैक्सिमम चाहिए, मैक्स लैम्बडा, तो इसको क्या बोलोगे? इसको क्या बोलोगे, लैम्बडा मैक्सिमम को क्या बोलोगे? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? लैम्बडा मैक्सिमम है तो longest wavelength. Okay, so in this question sometimes they may say it's the longest wavelength. Okay, longest wavelength के लिए मुझे बताओ, एनर्जी डिफरेंस शॉर्टेस्ट होना चाहिए कि बिगेस्ट होना चाहिए, मतलब एनर्जी डिफरेंस सबसे कम होना चाहिए, मिनिमम वाला होना चाहिए कि मैक्सिमम वाला? एनर्जी डिफरेंस लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब कम से कम एनर्जी मतलब कम से कम दो लेवल, मतलब जो बहुत ही पास लेवल है उनके बीच में डिफरेंस थोड़ा सा कम रहेगा। तो इसका मतलब ये ट्रांजिशन होगा तुम्हारा एडजेसेंट लेवल में। ओके, एडजेसेंट लेवल में ट्रांजिशन होगा। ओके, अगर आपको लैम्बडा मिनिमम पूछा जाए तो आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए, मैक्सिमम एनर्जी चाहिए? सॉरी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम एनर्जी मतलब ट्रांजिशन होगा आपका एन इक्वल्स टू इंफिनिटी टू गिवन लेवल। समझा क्या बेटा? सो हम ये किसी के लिए भी बन सकती है, हाइड्रोजन लाइक एटम, है ना, हाइड्रोजन लाइक एटम, वन इलेक्ट्रॉन एटम के लिए, लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम हो जाता है बाकी इसमें, है ना, और सबके लिए यूनिक है। सबके लिए यूनिक क्यों है? बिकॉज सबका एनर्जी डिफरेंस डिफरेंट है। ओके, एनीवेज, तो आपको क्वेश्चन में कभी कभी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछ लेता है, कभी कभी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ से आ रहा है। इनफैक्ट जैसे कि लाइमन की अगर मैं बात करूं, तो जो पहली लाइन होती है उसको कहा जाता है फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। सो व्हाट इज फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज? What is first line of Lyman series? It is transition between n equals to 2 to n equals to 1, और यही तुम्हारी कौन सी वेवलेंथ है? शॉर्टेस्ट की लॉन्गेस्ट? एडिशन लेवल शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ठीक है। तो इसका लैम्बडा कैसे निकालोगे? रेडबर्ग इक्वेशन यूज करोगे। 1/n छोटा स्क्वायर मतलब 1, माइनस 1/n बड़ा स्क्वायर मतलब 4, ठीक है। सो ये आपका फर्स्ट लाइन हो। व्हाट इज सीरीज लिमिट? किसी भी सीरीज का सीरीज लिमिट या फिर लास्ट लाइन क्या होता है? लास्ट लाइन। ओके, सो लास्ट लाइन मतलब your transition for a Lyman, it is from n equals to infinity to n equals to 1, it becomes 1 by lambda r z square, छोटा स्क्वायर माइनस 1 बाय बड़ा स्क्वायर। 1 बाय बड़ा स्क्वायर मतलब 1 बाय इंफिनिटी 0, तो इट अल्टीमेटली बिकम्स आर जेड स्क्वायर। इज दैट क्लियर गाइस? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये काइंड ऑफ रिवीजन हुआ है आपका, ये ऑलरेडी आप जानते हो इस पे, लेकिन अब मैं बहुत अच्छा सवाल करवाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले तो बताओ ये क्लियर है क्या? आपको करना क्या है अभी? अभी आपको ये चार्ट बनाना है, ठीक है ना। उस चार्ट के बाद आपको लाइमन के लिए जैसे अपन ने लिखा है वैसे आपको बाल्मर पास्चन ब्रैकेट टीफन के लिए लिखना है, फटाफट एकदम, ठीक है बेटा। सीरीज लिमिट का वैल्यू निकाल सकते हो, यस, यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सीरीज लिमिट एज वेल एज द फर्स्ट लाइन। ओके, सो हम see you can calculate values for all, but see I'm not giving you these values because you're not able to remember them, obviously, right? They are very difficult to remember and there is no need to remember them. Okay, जस्ट कीप दैट इन माइंड। कभी भी वेवलेंथ की रेंज हमें याद होनी चाहिए, वो होनी चाहिए बस विजिबल रीजन में। डू यू रिमेम्बर दैट?
विजिबल रीजन का रेंज क्या होता है? ना ना सोहम, नो। या टेल मी, विजिबल का रेंज आपको याद रहना चाहिए और रखना पड़ेगा। कहां से कहां तक होता है विजिबल के लैम्डा का रेंज? गाइस आपको पता होना चाहिए, किसी को पता नहीं है? हाँ तुहीन बराबर। यश ठीक है, 400 to 700 याद रखता हूं मैं तो नैनोमीटर में। ओके, आई जस्ट कीप इन माइंड 400 to 700। ऑब्वियसली ये सारा रेंज मेंस और सीईटी और नीट में काम है, जेई एडवांस के लिए इनका कोई भी यूज नहीं होगा। ठीक है, चलो। अब आपको आपका काम समझ में आया, आपको क्या करना है, चार्ट बनाना है। फिर ये पूरा लिखना है बोर्ड के ऊपर का, और जैसे हमने लाइमन के लिए लिखा है वैसे आपको बाल्मर पैक्सन ब्रैकेट ट्रीटमेंट के लिए लिखना है। 2 मिनट का टाइम सफिशिएंट है? चलो लिखो। हो गया क्या सबका? क्या कह रहे हैं? सो थिंग्स रिटन ऑन एक्सट्रीम लेवल आर नॉट विजिबल। ओ ओके ओके, आई विल नॉट राइट देम नेक्स्ट टाइम, डोंट वरी। सो अभी तो अपूर्व तुम्हें समझ में आ गया होगा क्या लिख रहा हो। एडजेसेंट लेवल है एक तरफ, फिर है n इक्वल टू इन्फिनिटी टू n इक्वल टू n। ओके अपूर्वा, इट्स विजिबल। ओके, काफी बच्चे अपूर्वा कह रहे हैं विजिबल है। थोड़ा देख लो, तुम्हारा चैट बॉक्स मूव कर सकता हो तो। चलो, एनीवेज आगे बढ़े। सबका हो गया है। लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पी फंड सब लिखना है आपको। इसका वैल्यूज भी होता है गाइस, बट ठीक है, इट्स ओके, वैल्यूज याद रखने की कोई नीड नहीं है। क्वेश्चन पूछे? क्वेश्चन पूछू, हो गया है सबका? जल्दी जल्दी बोलो। चलो परफेक्ट। आपका पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि
in a hydrogen atom, second line of Balmer series is a green color. Is a green color. Then the violet color corresponds to option A 3 to 2, option B 4 to 2, option C 5 to 2, option D 3 to 1. Wrong answer, Krish Patel. Somebody raising the hand. Just let me check. गलती से हैंड रेज दब रहा है क्या भाई? ओके, काफी बच्चों का सही आंसर आया है, बी आंसर नहीं है सोहम. ओके, लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन. काफी सिंपल है, 1 मिनट का क्वेश्चन है, अभी तक हो जाना चाहिए था आपको. ठीक है, करेक्ट आंसर इज सी. आपको पता है विबग्योर, सबको याद है विबग्योर? ओके, so when we go from here to here, our lambda increases and the frequency decreases. Okay, now second line of Balmer series is a green. second line green हो चुकी है, मैं यहाँ हूँ, ये second line है. अब मुझे क्या चाहिए? वॉयलेट चाहिए. वॉयलेट चाहिए तो मुझे लैम्बडा को घटाना पड़ेगा. ग्रीन से वॉयलेट आना है तो लैम्बडा शुड डिक्रीज, एंड लैम्बडा शुड डिक्रीज मतलब एनर्जी शुड इंक्रीज. एनर्जी शुड इंक्रीज मतलब गैप शुड इंक्रीज. राइट, यही हमने अभी स्टडी किया था. हमारा ट्रांजिशन क्या है? सेकंड लाइन. सेकंड लाइन क्या होती है भाई? बाल्मर इक्वल टू एन इक्वल टू 2 है, एन इक्वल टू 3 और एन इक्वल टू 4. ये सेकंड लाइन. 4 से 2 आना सेकंड लाइन. क्या ये पॉसिबल है कि 3 से 2 आए? नो. ओके, और 4 to 2 मतलब सेकंड लाइन हुई, तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता और ये भी नहीं हो सकता. बचा एक ही ऑप्शन. 4 to 2 तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन दिया ना. 4 to 2 इज अ ग्रीन लाइन, हाउ कैन इट बी अ वॉयलेट लाइन? एंड 1 मतलब तो ये लाइमन सीरीज ही आ गई सीधा. दिस इज अ लाइमन सीरीज. और 3 से 2 होना मतलब एनर्जी डिक्रीज करना है. एनर्जी डिक्रीज करना मतलब वॉयलेट नहीं मिलेगा यहाँ पे, येलो ऑरेंज या रेड मिल सकता है. समझा क्या सबको? क्लियर ऑल ऑफ यू? इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? आगे बढ़ू, नेक्स्ट क्वेश्चन दू, किसी को कुछ लिखना है इसमें? 3 to 2 will not be रेड, इट डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स. इन तीनों में कुछ भी हो सकता है बाबा, तो एनर्जी गैप पे डिपेंड करेगी. ओके, आगे बढ़ रहा हूँ गाइस. होप कि सबने लिख लिया. अब थोड़ा अच्छा सवाल कर रहा हूँ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है, एक हाइड्रोजन एटम गिवन दिया. हाइड्रोजन एटम दिया है कि मे बी इन द एक्साइटेड स्टेट. पता नहीं है, आपको डिटरमाइन करना है. मे बी इन द एक्साइटेड स्टेट. एक्साइटेड स्टेट में भी हो सकता है एब्जॉर्ब फोटोन ऑफ नीट. जो रैंकर बच्चे हैं, जो ज्यादा अच्छा रैंक लाना चाहते हैं, ये उनके लिए सवाल है. नीट और सीईटी के, है ना? जो एकदम फिजिक्स में बेयर मिनिमम स्कोर करना चाहते हैं, उनके लिए क्वेश्चन एक्चुअली नहीं बना हुआ है. इट्स गुड क्वेश्चन which can be asked in NEET exam. Okay, which can be asked, I'm again telling you, which can be asked in a NEET exam. but अच्छे बच्चों को, जिनको ज्यादा नंबर लाने हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन बना हुआ है. H लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम है, जो एक्साइटेड स्टेट में भी हो सकता है, एक फोटोन को एब्जॉर्ब करता है.
photon of energy, let's say क्या होगा, yeah, photon of energy 68.04 electron volt. Okay, now we will get three different photons in emission spectrum having energies greater than or equal to 68.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब लेते समय उसने 68.04 एनर्जी लिया, लेकिन वापस आते समय इमिशन स्पेक्ट्रम में या तो 68 मिला या तो 68 से ज्यादा मिला। तो फाइंड द एटॉमिक नंबर, ये आपका क्वेश्चन है। फाइंड जेड, जेड मतलब एटॉमिक नंबर। क्वेश्चन समझ में आया क्या? पहले वो बता दो। इस क्वेश्चन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बहुत शानदार सवाल है। अगर ये सवाल कर गए तो एडवांस में आपको इससे बढ़िया बढ़िया सवाल बना के दिए जा सकते हैं। ये बहुत आसान है, मैं इसलिए बोला कि नीट का हायर वर्जन, सीईटी का हायर वर्जन, जेई मेंस का हायर वर्जन, बट एडवांस का चिंदी सवाल। ठीक है, करो। चलो लगा दिमाग। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? आंसर मिल गया मुझे। अच्छा नहीं, सोहम, बहुत बढ़िया है। बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया तुमने। Okay, other students, are you still trying? Very good, Krishna. Good, correct answer, Krishna.
ओके स्वयं, वेटिंग बेटा, करो करो। सो हम क्या बोला, वी कैन फाइंड, या यू कैन डू दैट। When Z is calculated, everything can be calculated, but it's not asked. Yes, wrong answer. Rishikesh, OT, correct answer. ऋषिकेश करेक्ट आंसर बेटा, बहुत बढ़िया। चलो फटाफट फटाफट निकालो, लास्ट 30 सेकंड है आपके पास, फटाफट करो। तुहिन करेक्ट, यश रॉन्ग। यश 2 अटेम्प्ट लिया तुम। वैष्णवी बिल्कुल सही है, वैष्णवी बहुत बढ़िया। या दैट्स करेक्ट। सो ओके, होप एवरीवन हैव ट्राइड। बिल्कुल सही मिल रहा है स्वयं, आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब देखो मेरे पास 4 लेवल है, जरा अच्छे से समझना जिनको नहीं आया, ठीक है, सबके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो, मैंने एक एनर्जी एब्जॉर्ब करी है और जिस एनर्जी की वैल्यू है 68.04। अब मैं कहा हूं ये मुझे नहीं पता। अगर मैं यहां होता, लेट से मैं यहां होता, तो मैं मान ले यहां से यहां चला जाता, जब मैं वापस आता तो उससे कम एनर्जी का फोटोन इमिट करता, या फिर उसके इक्वल एनर्जी का फोटोन इमिट करता। क्या कभी ऐसा पॉसिबल होता कि उससे ग्रेटर एनर्जी का फोटोन इमिट करता? अगर मैं ग्राउंड स्टेट से जा रहा हूं तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं उससे ज्यादा एनर्जी का फोटोन इमिट करूं? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब डेफिनेटली मैं ग्राउंड स्टेट में नहीं हूँ। दूसरी बात, उसने कहा 3 डिफरेंट फोटोन, इसका मतलब NC2 का वैल्यू उसने 3 दिया है, तो बताओ N का वैल्यू कितना? NC2 अगर 3 होगा तो N का वैल्यू कितना होता है? 3 होता है ना। 3C2 का वैल्यू 3 होता है, या फिर 3C1 का वैल्यू भी 3 ही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं N=3 लेवल से जंप कर रहा हूँ, ठीक है। तो या तो ये जंप पॉसिबल है, ये जंप पॉसिबल है, और ये जंप पॉसिबल है। इसका मतलब मैं यहां नहीं हो सकता, तो बस एक ही चांस बचा मेरा, ये चांस बचा, राइट, मैं यहां से यहां जा रहा हूँ बराबर। और कोई पॉसिबिलिटी बची क्या? या ओम पाटिल, व्हाई आर यू रेजिंग योर हैंड? या टेल मी, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैं सेकंड स्टेट से थर्ड में गया हूंगा तभी ये पॉसिबल होगा। इफ आई गो फ्रॉम द सेकंड स्टेट टू थर्ड स्टेट, देन ओनली इट इज पॉसिबल दैट व्हाइल कमिंग बैक टू द ग्राउंड स्टेट I will emit a photon of either equal energy or a greater energy. Okay, and that is why energy difference in दोनों लेवल का हमें लेना पड़ेगा, जिसका वैल्यू होगा 68.04, which is equal to 13.6 z square का डिफरेंस for both of these level. So ये लेवल है -13.6, ये लेवल है तुम्हारी कौन सी, यानी कि 3 लेवल मतलब -3.4 z स्क्वायर। z स्क्वायर हमें पता ही नहीं है, ओके। इनका डिफरेंस लोगे तो हायर में से लोअर माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 13.6 -3.4 z स्क्वायर। जेड को सिंप्लीफाई करोगे तो अप्रोक्सीमेटली जेड आपको 6 मिलेगा। अब ये क्वेश्चन में एडवांस में डिफिकल्ट कर सकता था कि नहीं, कर सकता था कि नहीं? मैं एडवांस में क्या कर सकता था? एक मिनट है, किसी का डाउट है सर, बट एक डाउट है स्वयं। वी हैव टू अज्यूम कि दे आर रिटर्निंग टू एन इक्वल टू ऑलवेज, सी दे, वन इलेक्ट्रॉन स्पेसिस हमेशा वापस आएगी बेटा, ध्यान रखना। वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होके वापस से अपने ग्राउंड स्टेट में आएगी, एक्साइटेड स्टेट में रहती नहीं है ज्यादा देर के लिए। मैंने बताया होगा ना स्टेबिलिटी टाइम वगैरह।
स्टेबिलिटी टाइम कितना होता है? 10⁻8 सेकंड्स के जैसा कुछ होता है। ठीक है, अब देखो मैं ये क्वेश्चन डिफिकल्ट बना सकता था। अब मैं सबको पढ़ा रहा हूँ तो मैंने एकदम सिंपल वर्जन रखा है इस क्वेश्चन का। और ये सिंपल वर्जन नीट सीईटी जेमेंस लेवल के लिए है, लेकिन एडवांस अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैं कैसे बनाऊंगा क्वेश्चन? एडवांस में मैं बनाऊंगा इसको यानी मान लो 6 डिफरेंट फोटोन इमीटर है। ओके, क्या क्या बोल सकता हूँ मैं एडवांस में? वो यहाँ पे तो मैंने कितने बोले? 3 बोले, आसानी से आपने निकाल लिया। 6 बोल देता तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता, अपने पास 2 ऑप्शन और बढ़ जाते, एक ऑप्शन और बढ़ जाता। समझ में आ रही है क्या बात आपको? एडवांस वाले स्टूडेंट को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ओके, एडवांस वालों को मैं ये भी बोल सकता था कि जब इमिशन स्पेक्ट्रम मिला तो मुझे 3 फोटोन नहीं मिले, यहाँ पे मुझे 3 मिल रहे थे गाइस। एडवांस में मैं बोलूंगा 6 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 6। तो तुम्हें और एक इटरेशन करना पड़ेगा और एक ट्रायल करनी पड़ेगी। लेकिन ध्यान रखना, जब मैं 6 बोल रहा हूँ तो ये भी बोल सकता हूँ कि एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन भी ऐड कर सकता हूँ। समझा क्या? लेस देन भी ऐड कर सकता हूँ। यस बेटा, यस कर लेते हैं। सो इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस? क्वेश्चन अगेन एक्सप्लेन करना कौन बोल रही है? अबे जयान, सब कुछ 2 बार हो गया और तू क्वेश्चन एक्सप्लेन करने को बोल रहा है। क्वेश्चन में ये था जयान कि तू एनर्जी ले रहा है, लेकिन जब तू वापस जाता है ना, तू एनर्जी ले रहा है, लेकिन जब तू वापस जाता है तू उससे ज्यादा एनर्जी इमिट करता है या उससे बराबर, उसके बराबर या उससे ज्यादा। इसका मतलब तू ग्राउंड स्टेट में नहीं है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ग्राउंड स्टेट में कि तू ग्रेटर इमिट करे। उतनी इक्वल करेगा, उससे लेस करेगा। तो इसलिए तू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बैठा हुआ है। और इन दोनों लेवल का गाइज यहाँ पे मैंने गड़बड़ की है। एक बार चेक कर लूं मैं। -13.6, दूसरा वाला -3.4 और तीसरा वाला क्या था हमारा? अरे गड़बड़ की है ना यहाँ पे, 1.51 था। तुम ना कैलकुलेशन एरर होता है तो तुरंत बता दिया करो। लिखने में एरर किया है मैंने। क्या एरर किया है? ये हमारा -13.6 था, ये -3.4 Z² था, और ये हमारा क्या था? -1.51 Z²। तो आंसर में क्या आएगा? 3.4 -1.51 आएगा। कोई बोला नहीं? कोई बोला क्यों नहीं? बोला था किसी ने? जयान, अब तुझे समझ में आया ना? तुम यहां से यहां जा रहे हो जयान, तो एनर्जी जो एब्जॉर्ब करे वो 68.04 है। तो इन दोनों के डिफरेंस को 68.04 के बराबर कर दिया। बोलो क्लियर? आगे बढ़े। ऋतुजा कह रही है, कैन यू प्लीज क्लियर अगेन व्हाई एनर्जी इमिटेड इज ग्रेटर इन द एक्साइटेड स्टेट? ना 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 ना, समझ, लेवल का डिफरेंस समझ बेटा। मुझे बता ऋतुजा, तुझे ये याद होना चाहिए, ठीक है? क्या याद होना चाहिए तुझे? ये पता होना चाहिए कि ये अगर मैं हाइड्रोजन एटम लू, मैं हाइड्रोजन एटम ले रहा हूँ, तो बता, क्या तू इसको डिटरमाइन करके ये बता सकती है कि ये गैप बड़ा है, ये गैप बड़ा है कि ये गैप बड़ा है? बता सकती है कि नहीं? बस वैसे ही। हाँ, बस वैसे ही किया ना। ऑब्वियसली ऑलवेज ये बड़ा होगा सबसे ज्यादा, उसके बाद इसका नंबर लगेगा, और उसके बाद थर्ड इसका नंबर लगेगा हमेशा। ठीक। ओके, चलो, अब तो हो गया ना? अब तो रिलेशन समझ में आया ना कैसे निकाला? एनर्जी गैप पे होता है, एनर्जी डिफरेंस पे होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन करते हैं बाइनरी सिस्टम। देख, रियलिटी में तुमने सेंटर ऑफ मास में पढ़ा होगा कि दुनिया में सारी चीजें कैसी घूमती है? अपने सेंटर ऑफ मास के बहुत। या बाइनरी सिस्टम को आप रेड्यूस मास सिस्टम भी कहते हैं। देख, आपने ये माना कि न्यूक्लियस स्टेशनरी, पर रियलिटी में न्यूक्लियस स्टेशनरी होता है क्या बेटा? नहीं, रियलिटी में न्यूक्लियस, रियल में वो स्टेशनरी नहीं होता। तो ये कंसेप्ट बेसिकली एडवांस के बच्चों के लिए है, ठीक है? मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन इट्स ओनली फॉर एडवांस स्टूडेंट। सो जस्ट एडवांस वाले फोकस करेंगे, बाकी शांत बैठ सकते हैं अपना मस्त। मान लेते हैं
कि ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होता है Ze, और न्यूक्लियस से कुछ डिस्टेंस दूरी पे इलेक्ट्रॉन है, और ये दोनों के दोनों घूम रहे हैं। दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। किसके अबाउट घूमेंगे, वो घूमेंगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट। हमने इसके पहले का जो भी कैलकुलेशन किया है उसमें हमने माना है कि न्यूक्लियस स्टेशनरी है, पर रियलिटी में न्यूक्लियस स्टेशनरी नहीं होता, वो इलेक्ट्रॉन और अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट सर्कुलर मोशन करता है। वैसे इलेक्ट्रॉन भी सर्कुलर मोशन करता है। बोलो क्लियर, सबको समझ में आया? अब मान लेते हैं Ze मतलब न्यूक्लियस से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस R1 है, और इलेक्ट्रॉन से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस R2 है, और डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज R. Okay, now the first thing that I should write is R1. R1 मतलब न्यूक्लियस से सेंटर ऑफ मास कितना दूर है। ये करते समय हमेशा सामने वाले मास को लिखना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करना है टोटल मास से, मल्टीप्लाई करना है टोटल डिस्टेंस से। ये आपने सेंटर ऑफ मास में सीखा हुआ है कि कैसे अपन सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकालते हैं टू मास सिस्टम में। सिमिलरली अगर आपको R2 निकालना है तो सामने वाला मास, इलेक्ट्रॉन के सामने न्यूक्लियस बैठा हुआ है, तो न्यूक्लियस का मास डिवाइडेड बाय न्यूक्लियस का मास प्लस इलेक्ट्रॉन का मास इनटू डिस्टेंस। ओके, अंडरस्टूड? इज दैट क्लियर? R1 और R2 समझ में आया? एडवांस स्टूडेंट्स प्लीज कमेंट, फटाफट फटाफट कमेंट करना है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाला एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो है kZe² डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर। ओके, इसको बैलेंस कौन कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब m⍵² इंटू R2, सेंटर ऑफ मास से R2 डिस्टेंस पर। बोलो ये इक्वेशन भी क्लियर? ओके ग्रेट। अब देखो बेटा, अगर मैं एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहूं तो माय एंगुलर मोमेंटम विल बी I⍵। ये हमने रोटेशन में पढ़ा है। तो I⍵ क्या होगा जरा देखते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू R2 का स्क्वायर प्लस मास ऑफ न्यूक्लियस इंटू R1 का स्क्वायर। ये इनर्शिया हो गया, बराबर। इनर्शिया को ओमेगा से मल्टीप्लाई करो तो ये तुम्हारा I⍵ आ गया। ओके, सो I⍵ की वैल्यू में अगर हम R1 और R2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, R1 R2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहा हूं मैं, तो यहाँ आएगा mn अपॉन mn प्लस me मल्टीप्लाइड बाय R का होल स्क्वायर प्लस mn इंटू me अपॉन mn प्लस me इंटू R का होल स्क्वायर। दिस ब्रैकेट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। बोलो क्लियर? किसी का कुछ डाउट है? लेट मी चेक दैट। या दिस इज अ डेरिवेशन, इट्स नॉट अ डाउट। ओके, इट्स अ डेरिवेशन बेटा। ये बीच में सो हम कुछ भी पूछ लेता है, ध्यान दिया करना। ओके, अब यहाँ से क्या क्या कॉमन निकल सकता है बताओ? एम कॉमन निकलेगा क्या? एम ई इंटू एम एन है, तो एम ई इंटू एम एन को बाहर निकाल। इनफैक्ट एम एन एम ई नीचे भी है तो इसको भी मैंने बाहर निकाला। एम एन प्लस एम ई का होल स्क्वायर बाहर निकलेगा। अब ब्रैकेट ओमेगा भी बाहर है, आर स्क्वायर भी आपका बाहर है। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? यहाँ पे एक एम एन बचा और यहाँ पे अंदर में एक एम ई बचा, बराबर है गाइस? देख लो, अब ये इसके साथ कैंसिल हो गया तो मेरे पास बचा एम एन इंटू एम ई डिवाइडेड बाय एम एन प्लस एम ई इंटू ओमेगा इंटू आर स्क्वायर। गाइज इसको क्या बोल सकते हैं? व्हाट दिस इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसको? रेड्यूस मास। बहुत बढ़िया, इसको कहते हैं रेड्यूस मास इंटू ओमेगा इंटू आर स्क्वायर। ये आना कैसे चाहिए था वैसे? इनिशियली कैसा आता था? इनिशियली इट वाज समथिंग लाइक दिस, एंगुलर मोमेंटम इज m ओमेगा आर स्क्वायर, बराबर है। अब क्या आ गया? m रिप्लेस होके म्यू आ गया, बराबर है कि नहीं? अब इससे क्या हुआ वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले तो ये पूरा स्लाइड छाप लो। इससे क्या हुआ, इससे क्या चेंज हुआ वो हम समझेंगे। सबसे पहले ये स्लाइड छाप लो।
क्या पूछ रहे सो? इट इज बिटवीन टू। बेटा, म्यू दो पार्टिकल के लिए डिफाइंड होता है रेडियस मास, तीन के लिए नहीं होता डिफाइंड। दूसरी बात, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन ही है ना, और कहाँ से क्या ला रहा है? नहीं बेटा कोमल, नीट स्टूडेंट को लिखने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली फाइनल जो फॉर्मुलेज होंगे जो आपको लिखने हैं मैं बताऊंगा। क्यों यूज करना है तुझे न्यूटन लॉ? एल एंगुलर मोमेंटम, आई ओमेगा मतलब क्या होता है एंगुलर मोमेंटम? नो। सो हम उससे क्या, सो हम ट्राई करके देखो, पूछने से अच्छा है। सर while assume nucleus to be stationary only. Yeah, Rutuja, you have to consider nucleus to be stationary only unless and until it's given. Okay, guys, done writing. चलो आगे बढ़ो क्या नेक्स्ट स्लाइड पे। सो गाइस, हमने निकाला एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू म्यू ओमेगा आर स्क्वायर। एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू NH अपॉन 2 पाई भी होती है। क्या होती है? NH अपॉन 2 पाई। ये एक्चुअल है, पर हमने पहले ऐसा नहीं माना था। तो जितने भी फॉर्मूले हमने डिराइव किए थे उसमें हमने माना था कि क्या माना था हमने, जस्ट कंपेयर करते हैं, लेट्स कंपेयर इट विद दैट m ओमेगा आर स्क्वायर इक्वल्स NH अपॉन 2 पाई। हमने ऐसा माना था, इट वॉज अज्यूम्ड इनिशियली, दिस वॉज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. So whatever the formulas we calculated using this relation. So like here, the radius of the nth orbit was 0.529 n square by z एंगस्ट्रॉम में था. अब बताओ, कैलकुलेट करते समय रेडियस के टर्म में फॉर्मूला में मास ऑफ न्यूक्लियस आया कहाँ पे? नीचे की ऊपर? नीचे आया था फॉर्मूला में कि ऊपर आया था? टेल मी, फटाफट कमेंट करो. जब मैं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकाल रहा था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का क्या रिलेशन, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट का क्या रिलेशन था? मास नीचे था, इनवर्स रिलेशन था. तो मैं ऐसा करूँ तो चलेगा क्या? देखो, रियल रियल रेडियस निकालने के लिए फॉर्मूला वही यूज करते हैं, ठीक है? इस फॉर्मूला को मल्टीप्लाई, एक मार्कर का ये क्यों चेंज हुआ? हम्म, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो क्या नीचे वाला मास गायब हो गया? इसको जैसे एमई से मल्टीप्लाई किया, जो नीचे हमने मास लिया था, क्या वो गायब हो गया? अब लेकिन नीचे क्या चाहिए हमें? मास नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए नीचे? म्यू. तो ये देखो, नया रेडियस मिला, एक्चुअल रेडियस भी इसको तुम कह सकते हो, एक्चुअल रेडियस. बोल चमका कि नहीं?
यहाँ पे वेलोसिटी लिखते थे, बोलो वेलोसिटी पे कोई फर्क पड़ेगा? वेलोसिटी पे कोई भी फर्क पड़ा? Velocity was independent of mass, so hence there is no difference in the velocity formula. It's always the same. तीसरा एनर्जी का फॉर्मूला था -13.6 Z² बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा? -13.6 Z² बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एज इट इज रखो। अब बताओ इसमें क्या करना पड़ेगा? एनर्जी कैलकुलेट करते समय मास कहाँ निकाला था? मास ऊपर में था, तो आपको नीचे में देना पड़ेगा। ओके, और ऊपर म्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो क्लियर? फॉर्मूलाज क्लियर है सबको? नाउ ये फॉर्मूलाज नीट वाले स्टूडेंट्स, सीईटी वाले स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। Yeah, last slide was for advance. Vaishnavi, don't worry, I'll send you the slides. I'll send you all the slides, don't worry. You got the last one, right? You got the last week's slides? Everybody received, na? Okay, just for backup, I'll send them. You have to write in the class itself. For backup, I'll send them. Okay, let's proceed, guys. हो गया है सबका लिख के, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है जो हमें डिस्कस करना है, जिसका नाम है एटॉमिक कोलिजन। बहुत अच्छे से ध्यान देना बेटा, ठीक है ना? एक बार समझाऊंगा, बार बार रिपीट ना करना पड़े। एटॉमिक कोलिजन, देखो मान लेते हैं कि आपके पास एक न्यूट्रॉन है। क्या है आपके पास? यू हैव अ न्यूट्रॉन, और ये न्यूट्रॉन जाता है, इसका मास m होता है, वेलोसिटी लेट्स से इसकी v0 है। ये न्यूट्रॉन जाके टक्कर देता है हाइड्रोजन एटम के साथ। ओके, किसको जाके टक्कर देता है? हाइड्रोजन एटम के साथ टक्कर देता है, जो कि ग्राउंड स्टेट में है। ओके, न्यूट्रॉन का मास और हाइड्रोजन एटम का मास सेम है, बिकॉज न्यूट्रॉन एक न्यूट्रॉन का मास अगर हमने m लिया, तो हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन है जिसका मास न्यूट्रॉन के मास के बराबर होता है, और इसलिए दोनों का मास m हो गया। अब अगर ये न्यूट्रॉन जाके टक्कर करेगा और एनर्जी का लॉस होगा, नुकसान होगा, तो वो नुकसान कौन लेगा गाइस? वो नुकसान जो लॉस होता है, जो एनर्जी का चली जाती है, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन ले लेता है। और इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी लेके क्या करेगा? बताओ जरा, सोचो और बताओ। इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी लेके क्या करेगा? कहाँ जाएगा वो? एक्साइटेड स्टेट में है। बहुत बढ़िया। तो हमारा सारा फंडा अब उसी के चक्कर में है कि हम कोलिजन करवा रहे हैं, और कोलिजन करवा के एनर्जी किसको दे रहे हैं? एनर्जी दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है एनर्जी लेने के लिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन का बड़ा कंस्ट्रेंट है, उसको उतनी ही एनर्जी चाहिए जितनी उसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए रिक्वायर्ड है, जैसे कि 10.2, जैसे कि 12.1, जैसे कि 12.75। इज दैट क्लियर बेटा?
बराबर है, समझ में आ रहा है सबको? तो अब देखो, अगर मैं लॉस करवाना चाहता हूँ तो मैक्स टू मैक्स कितना लॉस हो सकता है, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस। मैं लिख रहा हूं, फॉर मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कोलिजन विल बी, कौन सा टाइप का कोलिजन होगा? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। कैसा होगा? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। इसका मतलब ये दोनों के दोनों मास एक दूसरे के साथ चिपक के आगे बढ़ेंगे। लेट से इसकी वेलोसिटी v हो जाती है, पहले v नॉट ली, बाद में v ली। तो मोमेंटम अगर मैं कंजर्व करूंगा तो इनिशियली पहले बॉडी का मोमेंटम एम वी नॉट, दूसरी का 0, फाइनली 2m इंटू वी। यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी v नॉट डिवाइडेड बाई 2। क्या आएगी बेटा? v नॉट बाई 2। ये मुझे फाइनल वेलोसिटी मिली। मेरी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी हाफ m इंटू वी नॉट स्क्वायर, दूसरे वाले की थी 0। मेरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दोनों मिलके जा रहे हैं तो हाफ m इंटू वी नॉट बाई 2 का होल स्क्वायर, ये निकल के आ जाएगा मेरा 1/2 टाइम्स ऑफ 1/2 एम वी नॉट स्क्वायर। बराबर है? इज दैट क्लियर? ये 4 आया ना, 4 के फैक्टर को ऐसे लिख दिया तोड़ के। तो मैं लिख सकता हूँ इनिशियल का हाफ हो गया। कितना हो गया? इनिशियल का हाफ। तो बताओ, अगर ये इनिशियल का हाफ हो गया तो कहाँ चला गया आधा? बोलो कहाँ चला गया आधा? इलेक्ट्रॉन के पास चला गया। तो मैं लिख रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस हुआ है उसकी वैल्यू है के इनिशियल माइनस, अब जो बचा है के इनिशियल बाई 2 है, तो लॉस इज के इनिशियल डिवाइडेड बाई 2। अब मुझे बताओ, इस लॉस का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी उठाए? टेल मी, के इनिशियल बाई 2 का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए? लॉस कम से कम कितना होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले पाए? बहुत बढ़िया, लॉस का वैल्यू होना चाहिए कम से कम 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि आपको पता है ये 4 लेवल है, जैसे कि लेट से 4 लेवल है। इलेक्ट्रॉन सबसे कम एनर्जी लेगा तो वो यहां से यहां जाने के लिए लेगा, जिसकी वैल्यू होती है 10.2, दूसरे वाले की वैल्यू होती है 12.1। तो इलेक्ट्रॉन कम से कम इतनी एनर्जी लेगा। इसका मतलब जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ रही है आपकी, जिससे न्यूट्रॉन आ रहा है, उसकी कम से कम वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 20.4। बोलो क्लियर? यहां तक फंडा क्लियर है क्या? लिखना नहीं है अभी, लिखना बिल्कुल नहीं है, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझो। यहाँ तक क्लियर है ना चीज है कि जो भागता हुआ आ रहा था न्यूट्रॉन, उसका कम से कम वैल्यू इतना होगा तो इलेक्ट्रॉन को कुछ फायदा है, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन बोलेगा नहीं रहने दे तेरी एनर्जी तेरे पास। समझा क्या? इतनी होगी उसके पास तो ही उससे लेगा, तो ही वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। अब देखो, इलेक्ट्रॉन के पास ऑलवेज ये पॉसिबिलिटी होती है कि वो एनर्जी ले ही ना, वो डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। सो देखो, हम कुछ चीजें डिफाइन करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारी जो एनर्जी आ रही है, इफ इनकमिंग एनर्जी इज लेसर देन 20.4, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा क्या? नहीं। तो कोलिजन होगा हमेशा परफेक्टली इलास्टिक। कैसा होगा हमेशा कोलिजन? परफेक्टली इलास्टिक। इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा नहीं तो लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि लॉस होगा तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा और इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले नहीं रहा है, इसका मतलब लॉस हो नहीं रहा है। लॉस हो नहीं रहा है तो कोलिजन हो गया है परफेक्टली इलास्टिक। लेकिन अगर आपका के एग्जैक्टली 20.4 हो जाए तो परफेक्टली इलास्टिक तो ऑलवेज पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन बोलेगा नहीं चाहिए, तो ऑलवेज पॉसिबल है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में आपका परफेक्टली इन इलास्टिक भी पॉसिबल है। मे बी लिखना मत भूलना, ओके? ऑलवेज राइट मे बी लिखना है इस केस में, है ना? आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकंड केस बाय द वे। यहां से हटा देते हैं और यही लिखवा देते हैं आपको, मे बी परफेक्टली इलास्टिक और मे बी परफेक्टली इन इलास्टिक। अब बताओ, अगर मेरा के आने वाला 21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए तो क्या होगा? मे बी परफेक्टली इलास्टिक तो हो ही सकता है, वो तो हमेशा हो सकता है। क्या परफेक्टली इनइलास्टिक हो सकता है? क्या होगा? परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं होगा, पार्शियली इनइलास्टिक होगा। बोलो क्लियर? क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉन को तो 20.4 चाहिए था ना, आपने ज्यादा दे दिया, कोई मतलब नहीं, फेंक देगा बच्चों, लेगा ही नहीं। अब बताओ, इफ के इज इक्वल टू 24.2,
क्या क्या पॉसिबल? मे बी परफेक्टली इलास्टिक को पी लिख रहा हूँ, ये तो पॉसिबल है ही। बताओ और क्या पॉसिबल है? इनइलास्टिक पॉसिबल है क्या? मे बी परफेक्टली इनइलास्टिक। मे बी परफेक्टली इन इलास्टिक पॉसिबल है, क्यों? बिकॉज 24.2 मतलब 12.1 का डबल, तो सेकंड में पहुंच सकता है। पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता? क्या यहाँ पे पार्शियली इनइलास्टिक भी पॉसिबल है? यस, पार्शियली इनइलास्टिक भी पॉसिबल है। क्यों? जब उसने 10.2 का डबल दैट इज 20.4 वाला डिमांड किया और बचा हुआ रिजेक्ट कर दिया, तो क्या हुआ? पार्शियली इनइलास्टिक। क्लियर है सबको पिक्चर? वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। ओके, स्टार्ट राइटिंग बेटा। काइनेटिक एनर्जी तो फिक्स होती है ना, उसका लॉस निकाला हमने, मैक्सिमम लॉस। आने वाली काइनेटिक एनर्जी को थोड़ी कंट्रोल किया तुमने। अगर आने वाली काइनेटिक एनर्जी के है आदित्य, तो उससे मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है वो निकालना। उससे ज्यादा नहीं हो सकता कभी लॉस, ऐसा। परफेक्टली इलास्टिक मतलब क्या? कुछ लॉस हुआ ही नहीं। कुछ लॉस हुआ ही नहीं मतलब इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली ही नहीं। वो हमेशा पॉसिबल है, हमेशा। कुछ भी रहे, कुछ भी हो जाए, कितनी भी एनर्जी से तुम्हारा न्यूट्रॉन आया, पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा ही नहीं। और एनर्जी नहीं ले रहा है इसका मतलब कोलिजन में लॉस हो ही नहीं रहा है।
अगर तुम एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन फेंकोगे किसी भी, तो एक्सरे इमिट होती है, और उसके बारे में हम एक्सरे में डिस्कस करेंगे। यश चौहान। जब तुम किसी एटम्स पे इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करते हो, एक्सरेज इमिट होती है। दैट इज अ कंप्लीट डिफरेंट स्टोरी। Okay, done, guys. Can we proceed now? If energy is available, why won't electron take it? See, इलेक्ट्रॉन एक बड़ा अनसर्टन सा है। तुमने हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा है कि एक टाइम पे तुम उसकी पोजीशन और उसके वेलोसिटी को डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन के बारे में जितना भी आया है स्टडी, देखो सब लाइक इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द पोजीशन, इट्स वेलोसिटी, इट्स लोकेशन, इट्स शेप, बहुत सब कुछ डिफिकल्ट है। इलेक्ट्रॉन एक यूनिक प्रॉपर्टी दिखाता है ना। तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है कि वो एनर्जी ले रहा है कि नहीं ले रहा है। हम उसको ये नहीं लेगा तो कितनी लेगा, क्या लेगा, वो हम बता सकते हैं। लेगा कि नहीं लेगा, ये हम नहीं बता सकते। मस्ट नहीं बोल सकते कभी इलेक्ट्रॉन के लिए, मे बी होना चाहिए। और ये मे बी वर्ड एडवांस के मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट में काफी ज्यादा यूज होता है, इसलिए एक आध क्वेश्चन ऐसा करवा दिया मैंने ये। ठीक है, ये जो परफेक्टली इलास्टिक वाला पार्ट था गाइस, ये कंप्लीटली एडवांस था। नीट वालों को बस ऊपर तक ही समझना था। लेकिन एक इलस्ट्रेशन इस पे बनता है, तो एक इलस्ट्रेशन अपन इसमें करते हैं। मान लो कि मैंने आपको दिया है कि एक न्यूट्रॉन है, ओके, जिसका मास m है, वो v नॉट से भाग रहा है। आपके सामने हेलियम एटम, न्यूट्रॉन के सामने हेलियम एटम लिखा है, रखा है। तो आपको जो चीजें हमने प्रीवियस क्वेश्चन में की थी, वो सारी चीजें इसके लिए करके बतानी है। कर सकते हो? कैन यू डू दैट? whatever we have done in the previous question, same approach इस क्वेश्चन को, सेम चीजें इसके लिए करके बताओ। ओके, साथ साथ मैं भी कर रहा हूँ, चेक करना अपना आपका आंसर सही आ रहा है क्या। ठीक है, आई एम ऑल्सो डूइंग विद यू, चेक कि आप सही कर रहे हो। सबसे पहले आपको मैक्सिमम लॉस के लिए दोनों को चिपका देना है। तो m और 4m चिपक के v वेलोसिटी से भागेंगे। फर्स्ट इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन की, तो v की वैल्यू आ गई v नॉट बाय 5। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिखोगे हाफ m v नॉट स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी फाइनल लिखोगे हाफ 5m इंटू वी नॉट बाय 5 का स्क्वायर। एक 5 कट जाएगा, एक 5 बचेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ के इनिशियल का फिफ्थ। देखो यहां तक सही है, लॉस सही निकाला आपने। लॉस क्या होगा? लॉस होगा आपका इनिशियल माइनस फाइनल, विच इज 4 ki/5। ये लॉस हो गया। अब हेलियम एटम के लिए तीन ही लेवल बना दो।
आपको पता है ये गैप होता है 10.2 जेड स्क्वायर का, ये गैप होता है 12.1 जेड स्क्वायर का। ठीक है, तो 10.2 जेड स्क्वायर मतलब हो जाएगा 4 इंटू 10.2 तो 41, सॉरी 8, हाँ 41, क्या करो 40.8, कितना होगा 40.8, और ये गैप कितना होगा 12.1 इंटू जेड स्क्वायर, 12.1 इंटू 4 इज 4, 8, 48.4 बराबर है क्या गाइस? 40.8 और 48.4 कैलकुलेशन चेक कर लो। तो आपका जो लॉस है उसका कम से कम वैल्यू, लॉस का कम से कम वैल्यू मतलब कितना होना चाहिए? 40.8 होना चाहिए। इसका मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का कम से कम वैल्यू 40.8 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4 होना चाहिए, जो कि आ जाएगा तुम्हारा 10.2 इंटू 5 टाइम्स 51, यही आएगा सबका। देखो 51 का कम से कम एनर्जी होना चाहिए, मतलब इफ योर एनर्जी इनिशियल इज लेसर देन 51, perfectly elastic. If your energy is equals to 51, perfectly elastic always. यहाँ दूसरी पॉसिबिलिटी perfectly inelastic. बराबर, if k is equals to 54, 52, let's say, perfectly elastic, maybe perfectly, sorry, partially inelastic. क्लियर है सबको गाइस? कोई दिक्कत? चल आगे बढ़े। आज के लेक्चर का लास्ट कंसेप्ट डिस्कस करना है, रिकॉइल स्पीड। ओके आगे बढ़ू, कैन आई प्रोसीड? अब देखो व्हाट इज अ रिकॉइल स्पीड, बहुत अच्छे से समझना, ये बहुत इजी कंसेप्ट है और ये काफी बार जेई मेंस लेवल के एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन, जेई मेंस, नीट, सीईटी। हमारा हाइड्रोजन एटम अगर एक्साइटेड स्टेट में होगा तो क्या करेगा? एक फोटोन को इमिट करके खुद ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। हाइड्रोजन एटम इन अ ग्राउंड स्टेट एंड अ फोटोन, फोटोन उधर गया तो इसको मोमेंटम इधर मिलना चाहिए। क्यों? कोई एफिनेट लग रहा है क्या हाइड्रोजन एटम पे एक्सटर्नली? इज देयर एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑन द हाइड्रोजन एटम? नो, net force is zero. So can I say if net force is zero, initial momentum equals to final momentum? और इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर है, तो इनिशियली जीरो था तो फाइनली जीरो होना चाहिए। फाइनली जीरो होना चाहिए, तो जितना मोमेंटम हाइड्रोजन एटम को मिला उतना ही मैग्नीट्यूड में मोमेंटम फोटोन को मिलना चाहिए। बराबर है? पर डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए दोनों की? अपोजिट। डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए? अपोजिट। हाइड्रोजन एटम को मोमेंटम मिलेगा हाइड्रोजन एटम इनटू रिकॉइल स्पीड, फोटोन को मोमेंटम मिलेगा h बाय लैम्बडा। ओके, क्या मिलेगा मोमेंटम फोटोन को? h बाय लैम्बडा। यहां से v रिकॉइल की वैल्यू क्या आ गई? h डिवाइडेड बाय लैम्बडा इनटू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, अब हम एनर्जी की बात करें अगर, तो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी एक्साइटेड स्टेट में चला गया है और वहां से वो वापस आने वाला है, लेट्स से यहां पहुंच गया है। अब वो यहां से जंप करेगा तो एक फोटोन को इमिट करेगा। तो क्या मैं बोलूं एनर्जी डिफरेंस जो है वो एनर्जी डिफरेंस पूरे की पूरा फोटोन लेके चला गया? ऑफ कोर्स हाइड्रोजन एटम को भी थोड़ी एनर्जी मिलेगी, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ
फोटोन की एनर्जी प्लस एनर्जी काइनेटिक ऑफ हाइड्रोजन एटम, लिख सकते हो ऐसा। पर अप्रोक्सीमेटली ये पूरी की पूरी एनर्जी कौन, हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन के कंपेयर फोटोन के कंपैरिजन में बहुत ही कम मास का है। इसका मतलब पूरी की पूरी एनर्जी कौन लेके जा रहा है, फोटोन लेके जा रहा है अप्रोक्सीमेटली गाइस। सो ऑल द एनर्जी इज टेकन बाय द फोटोन इटसेल्फ। हाइड्रोजन इज वेरी हेवियर एंड बिकॉज ऑफ दैट इट विल टेक वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इसलिए मैंने अप्रोक्सीमेटली एच बाय लैम्डा को डेल्टा ई से इक्वेट किया। अब मुझे यहाँ एच बाय लैम्डा चाहिए, तो यहाँ से एच बाय लैम्डा निकालो जो कि आ रहा है डेल्टा ई डिवाइडेड बाय सी के बराबर। Just put it in the equation, we'll get a recoil speed equals to delta E divided by mass of hydrogen into C. So it is energy in the transition involved divided by mass of hydrogen atom into speed of light. You got it guys? समझ में आया सबको? चलो फटाफट लिखो, आज के लिए इतना काफी है। यप, लिख के बाय बोलो, ऐसे उड़ो मत, लिखना है, फटाफट लिखना है। आयुष, कार्टून, if you shoot a beam of electron neutral atom, can its electron excite due to their क्या बोला ये और तुझे? Similar to neutron, if you shoot a beam of, no, I told you, if you shoot a beam of electron, something different will happen and that will produce X-rays. I'll tell you about that in the next lecture. Okay, so guys, just remember next lecture में मुझे याद दिलाना कि I need to start from the X-rays. Okay, so आपको atomic structure complete हो चुका है, अब बचा है अपना X-rays and nucleophysics. X-ray तो बहुत ही छोटा टॉपिक है, ठीक है ना? So अगले लेक्चर में हमारा X-rays हो जाएगा. Yeah, on Friday. I'll see if any extra lecture is possible on Thursday. I'll try to take it. Okay, that's it for today then, guys. Take care. See you in the next class. I will share the notes after some time. Okay, bye bye. Take care. See you in the next class.